शरिया के एक मंच से आप कह रहे हैं कि जो कानून बना हम उसको कूड़े में फेंक देंगे। वो मंच क्यों चुना गया फिर? कूड़े में फेंके भी गए हैं। क्या 3 काले कृषि कानून आए थे, वो मोदी जी ने कूड़े में नहीं डाले? जो बना रहा है अधिकार तो उसी के पास, मान लीजिए आपके हिसाब से कूड़े में भी फेंका तो वो मोदी जी के पास ही अधिकार है ना। तेजस्वी साहब थोड़ी उसको कूड़े में फेंक देंगे। आपने मोदी जी को, भगवान है, मोदी जी के पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है। हाँ, सरकार के पास अधिकार है, वही मैं कह रही हूँ ना सर, सरकार के पास। मोदी सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं, इसलिए मोदी बोल रही हूँ। जबरदस्ती दबाई चले जा रहे हैं। अरे सर, ये तो मुझे पता था, ये आप बोलना शुरू नहीं करते उसके 1 मिनट के बाद ये डायलॉग आ सकता है। बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार जाती है तो केंद्र की सरकार भी हिलेगी, ध्यान रखिए। अगर वहां पर जेडीयू और बीजेपी, अब आप लोगों को तो सब कुछ दूर का ही लगेगा, क्योंकि मोदी जी के पास सारे अधिकार हैं। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, तो अध्यादेश कौन अधिकार से फाड़ देता है, फिर सवाल उसको लेकर भी उठेंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है और आज तक के अंदर हिम्मत है, बीजेपी का एजेंडा है पूरा जिसको आप लोग चलाते हैं। ओके, आलोक जी ज्यादा मत बोलिए बढ़ के। राहुल गांधी ने बोला था कि ऐसे अध्यादेश को मैं फाड़ के फेंकना चाहूंगा। आज बात शाम में बोलो, आप लोगों ने बात नहीं सुनी बाबा साहब अम्बेडकर की, और आज हमारे देश शरिया में जाके खड़े होकर बेशर्मी के साथ आकर। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले हैं न्यूज एंकर अर्पिता आर्या, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों, बिहार में आरजेडी के नेता लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव ने एक इस्लामिक मंच से बताया कि अगर इस बार बिहार में आरजेडी जीतकर आएगी तो इस वक्त कानून को डस्टबिन में फेंक देंगे। दोस्तों, आज इसी पर चल रही डिबेट में एंकर के एक सवाल सुन भयंकर भड़के कांग्रेसी आलोक शर्मा फिर भयंकर बकलाकर एंकर को बताया कि आप बीजेपी का एजेंडा मत चलाओ। उसके बाद एंकर मैडम और भाजपा त्रिवेदी जी ने मिलकर इस कांग्रेसी आलोक शर्मा की जो क्लास लगाई वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सुधांशु जी, मेरा आपसे सवाल था कि मौलाना तेजस्वी कैसे हो गए? दोनों बातों का जवाब देता हूं। जो नवल किशोर जी ने कहा, देखिए, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केंद्र के किसी भी कानून को कोई राज्य सरकार रोक नहीं सकती। प्रोफेसर होकर भी नवल किशोर जी की यह मजबूरी है कि उनके नेता ने जो कहा उसको डिफेंड करे। उससे बड़ी बात है, जब आप ही लोग जाके न्यायालय में गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, जब न्यायालय में विचाराधीन है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब न्यायालय में जो मामला सब जुडिस है उस पर तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं न्यायालय से फाइल खींच के कूड़ेदान में डाल देंगे, और उसके बाद संविधान खतरे में नजर नहीं आ रहा देश को। सोचिए, मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कह रहा हूं कि ये सोचिए, ये लोग कैसे हैं कि संसद से द्वारा पारित कानून, राष्ट्रपति के सिग्नेचर का कानून, जिसको इन्होंने खुद सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी उसके इंप्लीमेंटेशन तो ये कह रहे हैं कि न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से खींचेंगे और कूड़ेदान में डाल देंगे। मगर आपको बताना चाहता हूं, अब इसका राजनीतिक निहितार्थ समझिए। यह कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? इमारते शरिया, मतलब इमारते शरिया नामक संस्था एक कार्यक्रम आयोजित करती है, और देखिए समान भाव से उसमें सभी दलों के लोग हैं। राजद है, कांग्रेस है और एमआईएम है, सभी दल वहां पे गए हैं। तो इनके लिए समस्या क्या है कि देखिए, इस देश में एक राष्ट्रवादी सोच का मुसलमान है जो भाजपा और जदयू के साथ है, एनडीए के साथ है, और एक वो कट्टरपंथी सोच का मुसलमान है जो इमारते शरिया जैसी संस्थाओं के साथ खड़ा है। उसको लेके मारामारी है राजद में, एमआईएम में और कांग्रेस में। इसलिए जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया वो संवैधानिक दृष्टि से तो आपत्तिजनक है, पर राजनीतिक दृष्टि से इंडी गठबंधन की अंदरूनी राजनीति में उनके राजनीतिक हित को ध्यान में रखने वाला है कि भाई सलमान खुर्शीद उतना तगड़ा नहीं बोल पाए जितना तेजस्वी यादव ने बोल दिया, ताकि वो जो कट्टरपंथी मुसलमान है उसको लगे कि राजद मेरी ज्यादा बड़ी पैरोकार है। क्योंकि एमआईएम के एक नेता ने यह बोल दिया कि मुसलमान के लिए जमीन से बड़ा शरिया है, शरिया से ऊपर कुछ नहीं है। अब तेजस्वी जी बोलते हैं हम क्या करें भैया, सारी दाल तो गटागट वही पी गवा, तो मैं कह दूंगा कि मैं कूड़ेदान में डाल देता हूं। ठीक वैसे ही जैसे लालू प्रसाद यादव जी और वीपी सिंह के बीच में जब प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि अडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया था। और वैसे मैं प्रोफेसर साहब एक बात पूछना चाहता हूं, आप जिस प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं, ये बताइए वो प्रावधान तो सऊदी अरब में नहीं है जो इस्लाम की जन्मस्थली है, वो इंडोनेशिया में नहीं है, सुधांशु जी, सवाल एक बार मैं फिर से अपना दोहरा देती हूं, क्योंकि मेरा सवाल ये था सर, वो मौलाना कैसे हो गए, मौलाना तेजस्वी कैसे हो गए? वो उस कार्यक्रम में चले गए इसलिए मौलाना हो गए? मुस्लिम कार्यक्रम में जाने से कोई भी शख्स मौलाना हो जाता है? नहीं, हम बताना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल उत्तर देना चाहता हूं। जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे वो कानून चाहिए जो टर्की में आईएसआईएस की सीरिया और इराक में भी नहीं है, जो सऊदी अरब में नहीं है, जो पाकिस्तान बांग्लादेश तो खैर छोड़िए, जो इंडोनेशिया में नहीं है, मुझे वो आला शरिया चाहिए, और किसमें कहे? इमारते शरिया के कार्यक्रम में। अब वो मौलाना है या वो गोपालक वंश से है, ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जो एलानिया बगैर रोजा रख के रोजा अफ्तार करे, बगैर रोजेदार हुए रोजा अफ्तार करे, और सावन में खुलेआम मांसाहार करे, अब दर्शक तय करें कि वो कौन है। जिसको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता हो और सरतन से जुदा में सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत नजर आता हो, तो ये दर्शक तय करें कि उसे क्या कहा जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
कुछ जिसके लिए तस्वीर भी शरिया दिखाइए, संविधान से नीतीश ऊपर होना कुमार की जरा चाहिए। दिखाइए। शाबानो केस, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, मगर संविधान का प्रावधान कूड़ेदान में होना चाहिए। तो मुझे लगता है मौलाना से भी बड़े मौलाना बनने के चक्कर में इस समय वो नजर आ रहे हैं। जिसे कहावत होती है अर्पिता जी कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है और मुल्ला से ज्यादा प्याज खाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं पार्टी इफ्तार में जाते हैं तो ये बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, हर नेता की आती हैं सर। हर इंसान मुस्लिम दल को साधने की कोशिश करता है। नीतीश कुमार की कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं, फिर उनको भी मौलाना नीतीश बोला जाए क्या? अर्पिता जी, आपने मेरा पूरा वक्तव्य नहीं सुना क्या? मैंने वो तो सिर्फ एक अंश बोला, और उसके साथ सावन में मांसाहार भी करें, उसके बाद शरिया को संविधान से ऊपर भी रखना चाहें, उसके बाद जय श्री राम को वार क्राई भी बोले और सरतन से जुदा पे शांति बना के रख ले। इसलिए मैंने कहा पूरा वाक्य सुनिए ना मेरे पूरा। आज तो डिजिटल जमाना है ना, जरा बैक करिए और उसके बाद देखिए मैंने 1 दर्जन चीजें गिनाई है। उसके बाद मैंने कहा, और ये मौलाना बनने की प्रतिस्पर्धा किसी भाजपा से नहीं है, ये इंडी गठबंधन में आपसी प्रतिस्पर्धा है कि कौन बड़ा मौलवी दिखाना चाहता है। राजद, MIM या कांग्रेस, इन तीनों में गला काट प्रतिस्पर्धा है कि कौन बड़ा मौलाना अपने को साबित कर ले। ठीक है आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार में 20 साल से जो दुर्दशा हुई है उसको कैसे ढका जाए, पूरी बीजेपी और तमाम बीजेपी के प्रवक्ता इसी काम पर लगे हुए। जिन लोगों ने संविधान बनाया, इस देश को संविधान दिया, जब उस समय पर शरिया की कोई बात नहीं आई तो आज शरिया की बात कहां से आ सकती है? जिन लोगों ने उस समय पर संविधान में ये कहा कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, वो आज संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने 52 साल तक अपना तिरंगा नहीं फहराया, जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां रामलीला मैदान में जलाई, जिस RSS ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले फूके, आज उनको बड़ी संविधान की चिंता हो रही है। अभी तो शरिया आया है, फिर मंगलसूत्र आएगा, फिर भैंस आएंगी, फिर मुजरा आएगा, फिर भारत पाकिस्तान आएगा, फिर कावड़ अभी शुरू होने वाली है तो कावड़ के नाम पर तख्ती किसकी नाम की लगेगी वो आएगा, 80-20 आएगा, ज्यादा बच्चे वाले आएंगे, शमशान कब्रिस्तान आएंगे। ठीक है समझिए। मुझे लगता है कि देश को किस तरह से बरगलाया जाए उस पर बात हो। अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, इस पूरी सरकार के एक मंत्री में हिम्मत नहीं हुई कि पूरी तरह से बताए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि क्या कारण रहे। वो कहाँ है, ब्लैक बॉक्स नहीं पता है। वो 4 पहलगाम वाले आतंकवादी कहाँ है नहीं पता है, यहाँ पर शरिया लागू हो रहा है। मुझे लगता है पूरी तरह से मुद्दों को कैसे भटकाया जाए, बीजेपी इसमें मास्टर हो गई। ठीक है, लेकिन आलोक जी मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ और एक चीज समझना चाहती हूँ कि बीजेपी से मुद्दा बना रही है, लेकिन बैठे बैठे उनके हाथों में मुद्दा किसने थमाया? ये इमारतें शरिया में जाने की क्या जरूरत थी सर? और अगर गए भी, चलिए चले गए, लेकिन वहां से आप संविधान जो जिस तरह से ये पूरा कानून बना है सर, संसद से बना है ना, उसको वहां कह रहे हैं कूड़े में फेंक देंगे। मतलब शरिया के एक मंच से आप कह रहे हैं कि जो कानून बना है हम उसको कूड़े में फेंक देंगे। वो मंच क्यों चुना गया फिर? मुझे लगता है कि कूड़े में फेंके भी गए हैं। क्या 3 काले कृषि कानून आए थे, वो मोदी जी ने कूड़े में नहीं डाले? क्या नोटबंदी वाला कानून के ऊपर क्या हुआ? लैंड एक्विजिशन बिल में क्या हुआ था? सब जुडिस मैटर है, सब जुडिस है। अरे भाई, राम मंदिर तो पिछले 50 साल से सब जुडिस जो बना रहा है अधिकार तो उसी के पास। मान लीजिए आपके हिसाब से कूड़े में भी फेंका तो वो मोदी जी के पास ही अधिकार है ना। तेजस्वी साहब थोड़ी उसको कूड़े में फेंक देंगे। आप ये मोदी जी को, भगवान है, मोदी जी के पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है। हाँ, सरकार के पास अधिकार है, वही मैं कह रही हूँ ना सर, सरकार के पास। मोदी सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं इसलिए मैं मोदी बोल रही हूँ। के प्रवक्ता को आप जबरदस्ती दबाए चले जा रहे हैं। अरे सर, ये तो मुझे पता था, ये आप बोलना शुरू नहीं करते उसके 1 मिनट के बाद ये डायलॉग आ सकता है सर। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। सुन रही हूँ सर, आप मेरी बात सुनिए प्लीज सर, बोलिए। शांति से बात कीजिए। मोदी जी के पास अधिकार है। अरे भाई, मोदी जी आज प्रधानमंत्री कल नहीं रहेंगे, हो सकता है RSS उनको बदल दे। मोदी जी के पास अधिकार है, मोदी जी। मुझे लगता है संसद के पास अधिकार है। ठीक है सर, और संसद में मैं आपसे जो मुद्दे पे पूछूं सर, इधर उधर नहीं सर, ये बहुत आसान हो जाता है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, तेजस्वी यादव के पास ये अधिकार होगा? आपको लगता है ये अधिकार है उनके पास कि कूड़े में फेंक देंगे ले जाके? देखिए, मुझे लगता है कि अगर बिहार में JDU बीजेपी की सरकार जाती है तो केंद्र की सरकार भी हिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर वहां पर JDU और बीजेपी मैम सुनिए ना, अब आप लोगों को तो सब कुछ दूर का ही लगेगा क्योंकि मोदी जी के पास सारे अधिकार हैं। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अधिकार की बात है तो अध्यादेश कौन अधिकार से फाड़ देता है? फिर सवाल उसको लेकर भी उठेंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है और आज तक के अंदर बुरा लग जाएगा, इसीलिए ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी, आप शब्द मत पकड़िए। और इसमें हम लोग जिस चीज पर चर्चा कर रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं तो अच्छा आलोक जी ठीक है, दिक्कत कहाँ है समझ आती है सर। अब मैं जरा आगे बढ़ लूं, और भी मेहमान है मेरे पास, वारिस पठान के पास नहीं जा पाई हूँ सर। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आलोक जी, हो गया। वारिस पठान जी भी है हमारे साथ और राजीव रंजन जी भी हैं। सर राजीव, ठीक है, आपके सीनियर पत्रकारों ने माफी मांगी है इस चीज पे।
और अगर आपके पास वो अध्यादेश फाड़ने वाला फोटो हो तो ठीक है। दिखाइए आज तक पे अभी। नहीं सर, वो एक पेपर फाड़ा था दिखाइए, ना मैं चुप बैठता हूँ। सर, एक पेपर फाड़ा था, दिखाइए इसकी कहाँ बहुत है वो? चर्चा हुई थी, बयान दिया था, फिर पेपर की बहुत चर्चा अरे हुई भाई, थी। फिर आपने ठीक क्यों है, कहा कि फाड़ा? चलिए सर, नहीं फाड़ा आपके सर, चलिए मैं भी पत्रकारों ने माफी जिस मांग चीज ले पर रही हूँ। माफी मांगी, कम से कम उस पर तो ठीक शब्दों में लगाम रखिए आप लोग। ठीक है सर, ओके सर, मैं आगे बढ़ती हूँ। मतलब राजीव मोदी जी के रंजन पास साहब, अधिकार है और हमने अध्यादेश फाड़ दिया। ठीक है, आप गंभीरता को ठीक है, चीजों को सुधांशु जी समझिए। कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रही हूँ राजीव जी ये आपके पास। बीजेपी का एजेंडा है पूरा, जिसको आप लोग चलाते हैं। ओके आलोक जी, ठीक है। देखिए आलोक जी का तिलमिलाना स्वाभाविक है, दिखा दें। क्योंकि इनके अगर यहाँ अध्यादेश अधिकार फाड़ा पद है से तो नहीं वो तो होता, मुझे अधिकार दिखा दें। कहीं और पूरा ठीक देश है देखना चाहता आलोक जी, तो। ठीक है, ठीक है आलोक जी। अरे भाई राहुल ठीक है, गांधी अगर जी ने आपको बुरा बोला लग था रहा है कि ऐसे, ठीक अरे है, आलोक जी आलोक ज्यादा जी मत बोलिए बोलना बढ़ के। चाहिए, राहुल जी का राहुल बात गांधी ने अपनी बोला बारी था है, कि सर, ऐसे अध्यादेश को आलोक मैं जी। फाड़ के फेंकना चाहूंगा। हाँ, मैं फिर कहूंगा, मैं भी कहता हूँ। सुनिए आलोक जी, ऐसा नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा- बाकायदा टीवी किसानों ने कहा कि 3 कृषि कानून गंदे हैं, इनको हम फाड़ के फेंकना चाहेंगे। क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? उन्होंने कहा कि करप्शन से अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह के अध्यादेश आते हैं तो मैं समझता हूं कि हम करप्शन से नहीं लड़ पाएंगे। इसमें क्या गलत था? बंद कर दो। लेकिन उसको पूरी तरह से चला दिया, अध्यादेश फाड़ दिया, फाड़ दिया, फाड़ दिया। हम तो कह रहे हैं दिखाइए ना किसने फाड़ दिया और कब फाड़ दिया। दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब आलोक जी अभी बताता हूं कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। राहुल गांधी का वीडियो अवेलेबल है कि मैं ऐसे अध्यादेश को मैं फाड़ के फेंक देना उचित समझूंगा, ये वर्ड उन्होंने बोला था। और क्यों नौटंकी की थी भाई पार्लियामेंट आके मीडिया के सामने? आपकी सरकार थी। अब देखिए बीच मत बोलिए, बीच मत बोलिए, आपकी सरकार थी, आपको अरे आलोक जी बोल लेने दीजिए ना, फिर जवाब दे लीजिएगा। रुक जाइए आलोक जी, आलोक जी रुक जाइए, अच्छा नहीं लगता ना ये सर, क्या प्लीज। तरीका है? आ गए अपनी उसके ऊपर, ठीक अब है, बार बार आलोक जी। डिस्टर्ब करने लगे। हाँ, मेरी ठीक बात है, आलोक जी सुनिए, रुक उसके जाइए। बाद दर्शकों को तय करने दीजिए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और सुनिए, उसके बाद आप तो राहुल गांधी का एक फोन जाता, मनमोहन सिंह जी यस सर कह के विड्रॉ कर लेते। क्या मीडिया के सामने नौटंकी कर रहे थे? अरे आलोक सिर्फ जी, अपने को संविधान ठीक से है, ऊपर आलोक दिखाना जी, था। ठीक है, दूसरी थोड़ा सा बात रुक सुनिए, जाइए, पानी वानी पी लीजिए, फिर सर, देखिए गुस्सा आगे आ गया लगातार आपको, रुक डिस्टर्ब कर जाइए। रहे हैं। हाँ। दर्शकों को सर, समझ आराम में से, आता आराम है से, कौन नहीं, क्या इतने कर रहा गुस्से है। की कोई बात ही नहीं है आलोक जी, अब आप सुनिए, आराम से, अभी अभी आ रही हूँ मैं आपके और वो जमाना तब से नहीं है आलोक जी। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोले? मुख्यमंत्री पे हाईकमान निर्णय लेगा। गजब है साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान नहीं होता है, प्रधानमंत्री हाईकमान नहीं होता है, प्रधानमंत्री हाईकमान नहीं होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान नहीं होता है। इसलिए ये कहते हैं कि उनके पास ताकत नहीं। वाकई आप प्रधानमंत्री को ताकत नहीं देकर रखते थे, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। और जहां तक कूड़ेदान की बात है, कोई व्यक्ति बोले सड़क पे खड़े होकर समझ में आता है तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष है, तब वो बात है। और दूसरी बात, अरे भाई लगातार डिस्टर्ब मत करिए अरे ठीक आलोक है जी, सर, रुक आप जाइए, मैं लगातार जरा आगे डिस्टर्ब बढ़ हो जाती रहे हैं। हूँ, अभी ठीक बात है को सर। बड़ा बुरा लग रहा था, ठीक है आलोक जी, क्योंकि हम विषय से बहुत थोड़ा सा भटक जा रहे हैं, वापस विषय पर लौटती हूँ मैं, प्लीज सर। सुधांशु जी, आलोक जी मैं आती हूँ, दोबारा आती हूँ सर। देखिए जब विषय पे डिफेंड और आलोक जी ने दूसरा झूठ बोला कि जब संविधान बना तो शरिया की बात नहीं आई थी। आलोक जी कान खोल के सुनिए, 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह बात आई जब मुस्लिम लीग के सदस्य, वही मुस्लिम लीग जिसके साथ आप हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, उनकी पृथक पहचान होनी चाहिए। तो उसके ऊपर गुस्से में ठीक है, क्या तरीका है वारिस पठान साहब। अरे भाई मैं तो फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। ठीक सर। ए आलोक शर्मा सुनो कान खोल के, 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट अभी जाके कोई इंटरनेट पे चेक कर ले, पेज नंबर 270 के आसपास। आज बादशाह मत बोलो, आप लोगों ने बात नहीं सुनी बाबा साहब अंबेडकर की, और आज इमारत शरिया में जाके खड़े होके बेशर्मी के साथ आकर चिल्ला चिल्ला के झूठ झूठ बोल के मैंने एक फैक्ट बोला है बाबा साहब अंबेडकर की किताब का, पेज नंबर 294 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, और ये आदमी आए बाएं साएं बोल के डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं। झूठ बोल के काम नहीं चलता। करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, अब ये भी खोलिए नेट पर देखिए कि कौन आदमी झूठ बोल रहा है, उसका इतनी बदतमीजी से बहस कर रहे हैं। ठीक आलोक जी, देखिए मुझे लगता है कि ये तमाम मुद्दे जो हैं ये चर्चा में आने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन जो वहां पर कर रहा है वो भी उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। आज मुल्ला और गैर मुल्ला के शब्दों का इस्तेमाल करके आज तक पे हम जनता को भ्रमित करें वो ठीक नहीं। पलटू राम की सरकार में ही सोशल इंडिकेटर सारे नेगेटिव हैं। कितने पुल बह गए मेरे दोनों भाइयों को पता ही नहीं होंगे। 66,000 भी पर कैपिटा इनकम इसलिए है कि 5 किलो जो राशन है उसकी कीमत भी उसके अंदर जोड़ दी जाती है। मॉल न्यूट्रिशन हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, एनीमिक हो, आप किसी चीज में देख लीजिए बिहार आज भी। ठीक है सर, मुझे एक रिमार्क सबसे लेना होगा, इसलिए आलोक जी सुधांशु जी कटन, क्योंकि समय उतना नहीं है। सुधांशु जी, इतनी विकास की बातें करने वाले ये लोग, मगर कार्यक्रम कौन सा करते हैं अर्पिता जी? इमारतें शरिया, उसमें जाके भाषण देते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का। और जब भाजपा के विरोध की बात आती, कभी ये नहीं कहते हम भाजपा से बेहतर विकास देंगे, भाजपा से बेहतर वो नौकरी देंगे, भाजपा से बेहतर वो देंगे। ये कहते हैं धर्मनिरपेक्ष शक्तियां एक हो जाओ। आलोक शर्मा जी महंगाई बोले थे, चैलेंज करके पूछता, बताओ महंगाई दर कितनी है इस समय?
बताओ भाई, आलोक शर्मा जी बताइए महंगाई दर कितनी है, बोलिए। देखिए महंगाई दर के आपने 2012 में जो बेस इसमें महंगाई की दर 3.3% है, जो जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। अगर भारत ने जो विकास किया है 5 साल में, हमने चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चर बने, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश बने, G20 में हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने। और इनके जमाने में भयंकर महंगाई, एकदम बेरोजगारी, और भाई साहब 10% से ऊपर की महंगाई की दर आपके दौरे हुकूमत में रही है, हमारे में कभी नहीं रही है। विकास की दर आपके दौर में कम है। और लास्ट में मैं कहूंगा जो विषय था अर्पिता जी, एक सेकुलर देश बताइए जहां पर वक्फ बोर्ड होता हो, और एक मुस्लिम देश बताइए जहां वक्फ वाला औलाद और वक्फ यूजर होता हो। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, उसके बाद बताइएगा, तब समझ में आएगा कि अरब और ईरान से बड़ा अपने को मौलाना बनने की कोशिश कर रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।